Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो आज के सेशन में हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. लाइक हम थीम देखेंगे वर्ल्ड वाटर वीक 2024 की, देन लोकेशन देखेंगे माउंट किलिमंजारो की और ये किस वजह से न्यूज़ में आया इसके बारे में चर्चा करेंगे. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व की लोकेशन देखेंगे. फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइफून शनशान ने हाल ही में किस कंट्री को हिट किया है. अनुभव अवार्ड सेरेमनी के लिए वेन्यू कौन सी जगह है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं. आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखेंगे. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024. विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है. तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर वीक को एनुअली और ये 1991 से स्टार्ट रहा है. 2024 का जो इवेंट था ये कंडक्ट हुआ है 25 to 29 अगस्त तक, बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन एट द स्टॉकहोम वाटरफ्रंट कांग्रेस सेंटर. ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम रखी है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. वर्ल्ड वाटर वीक एक लीडिंग कॉन्फ्रेंस है जिसका फोकस है ग्लोबल वाटर इश्यूज, साथ ही जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको कॉमन करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द डिसीजन मेकर्स, बिजनेस लीडर्स, सिटी प्लानर्स, एक्टिविस्ट एंड रिसर्चर. ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट है. 2024 का इवेंट हुआ है 25 से लेकर 29 अगस्त तक और थीम रखी गई है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक की बात करें तो कब से हो रहा है, ये कब स्टार्ट हुआ था पहली बार 1991 में. कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड वाटर वीक को, इट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट. और कौन सी सिटी है जो कि होस्ट करती है वर्ल्ड वाटर वीक के इवेंट को, दिस इज स्टॉकहोम. ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो ये बॉडी कब इस्टेब्लिश हुई थी 1991 में और इसका मेन फोकस क्या है, तो वाटर गवर्नेंस और मैनेजमेंट को देखना. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें स्टॉकहोम और वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर की, तो ये जो बॉडी है ये कब इनॉग्रेट हुई थी 2011 में और किस तरह के इवेंट्स प्राइमरीली कंडक्ट होते हैं एट द स्टॉकहोम वाटरफ्रंट कांग्रेस सेंटर, तो कॉन्फ्रेंसेस एंड लार्ज स्केल इवेंट्स. ठीक है, ग्लोबल वाटर इश्यूज क्या क्या हैं. सबसे पहले फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है पूरे अर्थ पे, तो पूरी दुनिया का जो पानी है उसमें से सिर्फ 2.5% ऑफ वाटर इज नोन एज फ्रेश वाटर. तो यानी कि पूरे पानी में से सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जिसको आप पी सकते हैं, ये फ्रेश वाटर है. ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर यूज करता है फ्रेश वाटर को, तो ये है एग्रीकल्चर. और इस प्रोसेस का नाम क्या है, जब ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन, यानी कि ज्यादा पानी निकालने की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रिगार्डिंग ग्लोबल वाटर इश्यूज. मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है. करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, तंजानिया. ठीक है, न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि 5 साल के तेगबीर सिंह ने, जो कि पंजाब से हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है बाय क्लाइंबिंग माउंट किलिमंजारो. और ये जो हम माउंटेन की बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है. ठीक है, तो इन्होंने इस ट्रैक को स्टार्ट किया था 18 अगस्त को और ये इस पे पहुंच गए 23 अगस्त को फाइनली. माउंट किलिमंजारो की हाइट है लगभग 19,340 फीट. इसको आप मीटर्स में देखेंगे तो 5,895 मीटर्स. और कहाँ पे लाई करता है, तंजानिया कंट्री में. ठीक है, तो इस ट्रैक में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है और अल्टीट्यूड सिकनेस से लोग सफर करते हैं और टेम्परेचर्स इसका लगभग -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. तो तेगबीर ने रिसीव किया है माउंटेन क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट को फ्रॉम तंजानिया नेशनल पार्क और इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया है बाय अ सर्बियन बॉय फॉर समिटिंग किलिमंजारो एट एज 5. इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया है जो कि पहले रिकॉर्ड सेट किया था सर्बियन बॉय ने फॉर सबमिटिंग द किलिमंजारो एट द एज ऑफ 5. तो तेगबीर याद रखिएगा कि अब ये यंगेस्ट एशियन बन चुके हैं एंड
इंडियन टू अचीव दिस फीट। ओके, सो माउंट किलिमंजारो इसी वजह से चर्चे में था। ये तंजानिया में लोकेटेड है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि 5 साल के तेगबीर सिंह हैं जो कि पंजाब से हैं, इन्होंने इसको हाल ही में असेंड किया है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग माउंट किलिमंजारो। सबसे पहले माउंट किलिमंजारो किस तरह का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है? तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो माना जाता है। ठीक है, और एक ग्लेशियर पाई जाती है ऑन दिस पीक और इसका नाम है फुर्थ वैंगलर ग्लेशियर। ओके, जो मैंने बात की थी अल्टीट्यूड सिकनेस की कि लोगों को अल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है कि जब ऑक्सीजन कम हो जाता है और एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, उस टाइम पे जो फीलिंग आती है उसको आप अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। और अल्टीट्यूड सिकनेस कितनी हाइट के बाद फील होने लगता है? तो अराउंड 8000 फीट यानी कि 2440 मीटर्स के अबव आप जाएंगे तो आपको अल्टीट्यूड सिकनेस फील होने लगेगी। फिर इसके अलावा जिस हम सर्बियन बॉय की बात कर रहे थे, तो इनका नाम क्या है जिन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था फॉर क्लाइंबिंग द किलिमंजारो एट द एज ऑफ 5 ईयर्स? तो ये हैं डॉर्जे रेडमैन। ठीक है, कौन से साल में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था? तो 2008 में इन्होंने इस रिकॉर्ड को सेट किया था। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has been appointed as the new Director General of the National Security Guard? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? The correct answer here is A option B श्रीनिवासन। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन के अपॉइंटमेंट को एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया था इस मीटिंग को। यहाँ पे अमित शाह यानी कि हमारे होम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे और बी श्रीनिवासन ने रिप्लेस किया है सीआरपीएफ के डायरेक्टर मिस्टर अनिश दयाल सिंह को, जो कि टेम्पररी लीड कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। ठीक है, तो श्रीनिवासन का जो टर्म है एज एनएसजी डायरेक्टर जनरल वो कब तक रहेगा? जब तक कि ये 31 अगस्त 2027 तक ही रिटायर नहीं हो जाते। ओके, तो ये 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं फ्रॉम द बिहार कैडर और करेंटली ये डायरेक्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस एकेडमी को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 1986 में और ये एक एलाइट काउंटर टेररिज्म फोर्स है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि मिस्टर बी श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बी श्रीनिवासन के बारे में आपसे और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? सबसे पहली चीज ये कि कौन से कैडर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बिहार कैडर को बिलोंग करते हैं और ये कब रिटायर होंगे यानी कि इनका टर्म कब तक रहेगा? तो 31 अगस्त 2027 तक एज ऑफ नाउ। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो बॉडी है ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1986 में। प्राइमरी पर्पस क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का? तो काउंटर टेररिज्म। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत एनएसजी ऑपरेट होती है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन राजस्थान। एक्चुअली टाइगर ST2303 ये रीलोकेट हो गया है यानी कि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व से मूव करके झाबुआ फॉरेस्ट में पहुंच गया है इन रेवाड़ी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसी वजह से चर्चे में है। झाबुआ फॉरेस्ट बहुत रिच है डिफरेंट शिकार में, लाइक नीलगाय यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वाइल्ड बोर पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइगर्स को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अबेंडेंट फूड मिलता है और डेंस कवर मिलता है जिसकी वजह से रिलोकेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है बाद में। ठीक है, तो टाइगर की ये प्रेजेंस नियर विलेजेस ने कंसर्न्स रेज कर दिए हैं अबाउट द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फिलहाल वर्क कर रहे हैं विद राजस्थान अथॉरिटीज जिससे कि वो वापस टाइगर को सेफली रिटर्न कर सकें सरिस्का टाइगर रिजर्व में। सरिस्का टाइगर फाउंडेशन ने रिक्वेस्ट किया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर को कि वो एंश्योर करें टाइगर की रिटर्न को टू इट्स ओरिजिनल हैबिटेट जो कि है सरिस्का टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे जरूरत है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर फ्यूचर टाइगर माइग्रेशन। राइट, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की लोकेशन है बी ऑप्शन राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1982 में। कौन से स्टेट में फिलहाल ये टाइगर रिजर्व लाई करता है? तो ये है राजस्थान में। राइट, झाबुआ फॉरेस्ट की बात करें तो कौन सी एक इंडिजिनस ट्राइब है जो कि यहाँ पे रहती है? तो इट इज द भील ट्राइब। ओके, और कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट के लिए? तो दिस इज द नर्मदा रिवर। ओके, कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है जहां पे ये बताया गया है कि जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर रहेंगे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल द एनवायरमेंटल मैटर्स इन इंडिया? दिस इज आर्टिकल नंबर 48A। ओके, और इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश हुई थी 1985 में।
वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का, तो पर्पस है टू फैसिलिटेट सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। और कौन सा एक फेमस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो कि वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है इंडिया में, दिस इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कॉरिडोर। ओके, कौन सा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंगेज्ड है इन एस्टैब्लिशिंग द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, टाइफून शानशान हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली, हाल ही में टाइफून शानशान किस देश में आया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, जापान। टाइफून शानशान इंटेंसिफाई हो गया इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म और इसने हिट किया है जापान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है, जिसके बाद जो यहाँ की वेदर एजेंसीज हैं उन्होंने वार्निंग्स जारी करी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं वार्म ओशन वाटर्स में नियर द इक्वेटर। वार्म यानी कि मॉइस्ट एयर जो यहाँ पे होती है वो राइज होती है फ्रॉम द ओशन सरफेस, जिससे कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हाई प्रेशर एयर जो होती है वो मूव होती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर जोन और जिसके बाद जो ज्यादा गर्म हवा होती है वो राइज होने लगती है, ठीक है। तो जब राइज होती है एयर तो उस टाइम पे वो कूल होती है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और एक स्पिनिंग सिस्टम क्रिएट होता है क्लाउड्स और विंड का। तो ये जो हीट है ये फ्रॉम द ओशन इंटेंसिफाई होती है इनटू द साइक्लोन, जिसके बाद विंड स्पीड आपकी बढ़ने लगती है और ये फॉर्म होती है जब विंड की जो स्पीड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो टाइफून शानशान ने हाल ही में हिट किया है कंट्री जापान को। अच्छा, एक यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर कितना चाहिए अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म करवाना है। दिस इज 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 79.7 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, कौन सा रीजन है जो हाईएस्ट, जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखा जाता है एनुअली? सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन। ओके, और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद ऑफन हम देखते हैं कि फ्लडिंग आने लगती है उस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा टाइफून शानशान ने जापान को हिट किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, हाल ही में किस देश ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के ऊपर बैन लगा दिया है। क्या होते हैं ये FDC ड्रग्स? बेसिकली ये कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को एक सिंगल पिल में, ठीक है, एक सिंगल पिल या फिर कैप्सूल या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में। तो ये कॉमनली प्रेस्क्राइब होते हैं फॉर कंडीशंस लाइक TB, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ताकि पेशेंट्स को इजी हो सके, जिससे कि उन्हें ज्यादा दवा ना खानी पड़े और उन्हें एक ही दवा में सारी चीजों की मेडिसिन मिल जाए, ठीक है। तो ये जो बैंड FDCs हैं इनको इरेशनल कंसीडर किया गया है क्योंकि ये कोई भी एडिशनल थेरेपेटिक बेनिफिट्स ऑफर नहीं करते। कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हैं इसमें जिसमें कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया गया जो कि साथ में वर्क नहीं कर सकते या फिर अननेसेसरी कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो हाल ही में इंडिया ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि मेन चैलेंज क्या होता है एसोसिएटेड विद दीज टाइप ऑफ ड्रग्स, तो मेन चैनल है पोटेंशियल फॉर इरेशनल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो कॉम्बिनेशन आप करवा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो हर बार सही हो, ठीक है। फिर कौन सी कंट्री है जिसने कि डेवलप किया था फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर HIV पहली बार? ये कंट्री है US। ओके, नेम अ कॉमन कंडीशन दैट रिक्वायर्स FDC ड्रग्स फॉर सिंपलर ट्रीटमेंट रूटीन, दिस इज द TB। ओके, फिर इसके अलावा ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? इट इज द इंसुलिन। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी हेल्ड, हाल ही में 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। अनुभव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था मार्च 2015 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, ठीक है। तो ये अलाउ करता है रिटायरिंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज को कि वो अपने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स को शेयर करें ड्यूरिंग देयर सर्विस। और अब तक 54 अनुभव अवार्ड्स और 9 ज्यूरी सर्टिफिकेट्स को दिया जा चुका है। 7th अनुभव अवार्ड्स की जो सेरेमनी थी वो कंडक्ट हुई है 28 अगस्त 2024 को, कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया इन अवार्ड्स को। इस अवार्ड का पर्पस क्या है? गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस जो कि शेयर करते हैं हमारे रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। तो 7th अनुभव अवार्ड्स की सेरेमनी के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? इट इज द न्यू दिल्ली। ओके, अनुभव प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। कौन सी डिपार्टमेंट है जिसने लॉन्च किया था अनुभव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को? सो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। और कौन सी सिटी में 7th अनुभव अवार्ड्स सेरेमनी कंडक्ट हुई है? दिस इज न्यू दिल्ली। ओके,
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की बात करें यहाँ पे, तो प्राइमरी रोल क्या होता है इस बॉडी का? प्राइमरी पर्पस है पेंशन पॉलिसीज को मैनेज करना फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और फिलहाल हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर दिस ड्यूरिंग द 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी? इट इज मिस्टर जितेंद्र सिंह। और विज्ञान भवन जहां पे ये इवेंट हुआ है, ये कब इनॉग्रेट हुआ था? 1956 में, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको कि होस्ट किया गया था विज्ञान भवन में, इसको याद रखिएगा, 1961 का नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which state government has launched the Ayushman Jeevan Raksha Yojana to encourage quick help for road accident victims? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू करी है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान ने लॉन्च करी है आयुष्मान जीवन रक्षा योजना को, जिससे कि क्विक हेल्प इनकरेज किया जा सके फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। और इस स्कीम के तहत ऐसे लोग जो कि एक्सीडेंट विक्टिम्स को हॉस्पिटल्स ले जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, उनको 10,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी, साथ ही एक साइटेशन दिया जाएगा। और इस रिवॉर्ड को लेने के लिए इंडिविजुअल्स को अपनी नेसेसरी पर्सनल डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। इस स्कीम को फंड कर रही है डेडिकेटेड रोड सेफ्टी फंड, और गोल यहाँ पे क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस टाइम को इंप्रूव करना और रोड एक्सीडेंट डेथ्स को रिड्यूस करना। इस इनिशिएटिव के थ्रू राजस्थान का कमिटमेंट इसमें दिखता है टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी एंड एक्सीडेंट विक्टिम्स को सपोर्ट करना, ठीक है। तो राजस्थान की सरकार ने हाल ही में लॉन्च करी है आयुष्मान जीवन रक्षा योजना को, ताकि क्विक हेल्प प्रोवाइड की जा सके फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की बात करें तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले प्राइमरी फाइनेंशियल इंसेंटिव कितना दिया जाएगा अंडर दिस योजना? तो 10,000 रुपए तक की साइटेशन या हेल्प दी जाएगी। और कौन से स्टेट है जिसने लॉन्च किया? तो ऑब्वियसली राजस्थान। कौन सा फंड है जो कि इसको सपोर्ट करेगा? तो इसको हेल्प करने वाला है डेडिकेटेड रोड सेफ्टी फंड। कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एनुअल रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज देखी जाती हैं? सो दिस इज द कंट्री इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या देखा गया रोड एक्सीडेंट्स का? तो इट इज द डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि कोई अगर ड्रग्स लिए है या कोई फोन पे बात कर रहा है तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। आप ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि पब्लिश किया था ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी? ये रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो जानी जाती है फॉर हैविंग द सेफेस्ट रोड्स पर कैपिटा? दिस इज द कंट्री स्वीडन। स्वीडन में सबसे ज्यादा सेफेस्ट रोड्स हैं और यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कौन सी इंटरनेशनल इवेंट है जो कि प्रमोट करती है ग्लोबल रोड सेफ्टी अवेयरनेस को एनुअली? दिस इज यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। और कौन से साल को यूनाइटेड नेशंस ने प्रोक्लेम किया था डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी का? आंसर है 2011, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, recently how many greenfield industrial smart cities have been approved under the national industrial corridor development program? हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन 12। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को अंडर द नेशनल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसके लिए एस्टिमेट किया गया है 28,602 करोड़ रुपीस, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके थ्रू हम 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, अप टू 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है इन अक्रॉस 10 स्टेट्स अलोंग 6 मेजर कॉरिडोर्स। जो प्लान्ड लोकेशंस हैं वो कौन कौन सी सिटीज हैं? लाइक फॉर एग्जांपल खुरपिया इन उत्तराखंड, गया बिहार, राजपुरा पटियाला इन पंजाब, जहीराबाद इन तेलंगाना, दिघी महाराष्ट्र, ओवर कालन कुपरथी इन आंध्र प्रदेश, पलक्कड़ इन द स्टेट ऑफ केरला, जोधपुर पाली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड आगरा एंड प्रयागराज इन यूपी, ओके। तो टोटल 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को अप्रूव किया गया है अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की बात करें तो कौन सी कंट्री है जहां पे इनका नंबर सबसे ज्यादा है? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया, ओके। Then which technology is often integral to the development of smart cities? It is the Internet of Things. National Industrial Corridor Development Program की बात करें तो कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि बेनिफिट होता है फ्रॉम द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? दिस इज द स्टेट महाराष्ट्र। कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने कि सपोर्ट किया था हमारे चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को? इट इज द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, मींस द जीका। कौन सी कॉरिडोर है जो कनेक्ट करती है अमृतसर को कोलकाता के साथ? इट इज द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ओके। Now moving to the last question. Recently, who has been elected as the new chairman of International Cricket Council? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन जे शाह। ठीक है, जे शाह को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब चुना गया है? 27 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो जे शाह यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन है इसी के साथ, जिन्होंने सक्सीड किया है ग्रेग बार्कले को। और क्यों इन्होंने ग्रेग बार्कले को सक्सीड किया है? क्योंकि ग्रेग बार्कले ने अपना 3rd टर्म जो है वो सीक नहीं किया, और अब जे शाह ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे अपने रोल को 1 दिसंबर 2024 से। और इसी के साथ ही इकलौते नॉमिनी थे इस पोजीशन के लिए, क्योंकि इलेक्शंस तब होते हैं जब मल्टीपल कैंडिडेट्स अपने लिए इस पोजीशन के लिए बेसिकली दावेदार होते हैं तब। ठीक है, तो इनका इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका पर्पस है क्रिकेट को ग्रो कराना ग्लोबल लेवल पे, और विद द स्पोर्ट सेट टू बी इंक्लूडेड इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। और इसके पहले इन्होंने चेयर किया था आईसीसी के फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स सब कमेटी को। ठीक है, तो हाल ही में अब नए चेयरमैन बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मिस्टर जे शाह। कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स जीते हैं? दिस इज द कंट्री ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी कब फाउंड हुआ था? 1909 में। ठीक है, लास्ट टाइम क्रिकेट को कब इंक्लूड किया गया था ओलंपिक गेम्स में? सो दिस वाज द ईयर 1900। और यहाँ पे ग्रेग बार्कले की बात करें तो कौन सी कंट्री से ग्रेग बार्कले बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन बनने के पहले ग्रेग बार्कले एक लॉयर थे, और ग्रेग बार्कले चेयरमैन बने थे आईसीसी के पहली बार कब? 2020 में। ठीक है, जे शाह की बात करें तो अभी तक जे शाह ने कौन सी पोजीशन होल्ड करके रखी थी इन द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो पहले ये सेक्रेटरी रहते थे, और इसके अलावा जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। फाइन, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन वाले सेशन की तरफ, जिसमें हम टोटल 3 कैटेगरीज रिवाइज करते हैं। आज कौन कौन सी चीजें हम रिवाइज करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की। सेकंड प्लेस पे हम कुछ वेन्यू देखेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की, और थर्ड पे हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे क्वेश्चंस पिछले 6 महीने से लिए गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे शफल फॉर्मेट में इसलिए रखा गया है ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी है उसको बढ़ा सकें, और वहां पे क्योंकि एग्जाम में आपके शफल्ड फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए इनको इस फॉर्मेट में यहाँ पे हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ब्राउन ड्वार्फ्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ब्राउन ड्वार्फ्स क्या होते हैं? ये बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वाति पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? स्वाति पोर्टल का पर्पज है एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करना, जहां पे इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द स्टेम। ठीक है, इन स्टेम फील्ड। What is the name of the satellite recently launched by NASA to survey oceans and atmosphere? NASA ने कुछ दिनों पहले अपना पेस सैटेलाइट लॉन्च किया था ओशन और एटमॉस्फेयर को सर्वे करने के लिए। What is Naegleria fowleri recently mentioned in the news? ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक अमीबा का नाम है। What is Dyson sphere recently seen in the news? Dyson sphere एक तरह का hypothetical engineering project है to harness a star's energy. What was the primary objective of the Cassini-Huygens mission recently seen in the news? इस मिशन का पर्पस क्या है? जो एटमॉस्फेयर है और मून्स हैं सैटर्न प्लैनेट के, उनको इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करना। What is Indra RV25240N recently seen in the news? ये क्या चीज है? ये बेसिकली माइक्रो टर्बोजेट इंजन है। ठीक है, सेकंड पे हम देखेंगे वेन्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की। रिसेंटली वेयर वाज द क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 हेल्ड? ये समिट अप्रैल मंथ में हुई थी और इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। वेयर वाज द 7th सेशन ऑफ द कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स हेल्ड? ये जो सेशन है कंडक्ट हुआ था कोची इन द स्टेट ऑफ केरला में। Which organization will host the summit of the future on September 22 to 23, 2024? ये organization है United Nations General Assembly. Ministry of Education and Skill Development along with Entrepreneurship recently inaugurated the country's first Skill India Center in which Indian state? यहाँ पूछ रहा है कि कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है? आंसर इज ओडिशा। The first ever Maharashtra's MSME Defense Expo is recently hosted in which Indian city? पहला महाराष्ट्र का MSME Defense Expo होस्ट किया गया पुणे सिटी में। Recently, where was the second edition of India Australia Indonesia Trilateral Maritime Security Workshop conducted? ये वर्कशॉप कंडक्ट हुई है कोची केरला में। Recently, which country hosted the 17th annual International Biocuration Conference? ये कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है इंडिया ने। ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। The first question is, which country signed a memorandum of understanding with Pakistan to invest around $20 billion in the country? हाल ही में यूएई कंट्री ने ये MOU साइन किया पाकिस्तान के साथ, जहां पे ये इन्वेस्ट करेंगे $20 billion in the country.
Recently, which two countries are planning to establish a joint crediting mechanism for carbon trading and credit adjustment through a memorandum of cooperation? ये दो countries हैं, इंडिया एंड जापान. Recently, Mahamat Idris Deby has been elected as the president of which African country? ये हाल ही में बन गए हैं president चैड कंट्री के लिए. Which Asian country announced visa-free entry for the citizens of China and India for 30 days? ये country थी मलेशिया. Which country gives a Christmas tree to Britain since 1947, expressing thanks for its support during World War II? This is the country Norway. The English Channel recently seen in the news separates which two countries? ये boundary है between which two countries? Between England and France. Last question is Adriame Mello Cave, where prehistoric rock art was recently discovered, is located in which country? ये cave मिल जाएगी आपको मदागास्कर में. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. और मैं अपने सेशन को वाइंड अप कर रही हूँ होमवर्क के साथ. लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है एज यूजुअल. तो आज कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और कोशिश करना है इसका आंसर गेस करने की. अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. जो सा नहीं आता आप वहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और फिर आप उसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के टैली कर सकते हैं अपना, और फर्दर फ्यूचर के लिए फिर याद रख सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका स्कोर 1 2 3 4 आए, लेकिन विथ टाइम आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा अगले 15-20 दिन में या 1 महीने में 2 महीने में कि आपका जो स्कोर है वो 6 आउट ऑफ 7 या 5 आउट ऑफ 7 आने लगेगा. ठीक है, तो विद बेस्ट विशेस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन. बिफोर कंक्लूडिंग मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं. तो आप में से कोई भी अगर इन सेशन के क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहता है तो वो हमारे एप्लीकेशन में जाके हमारे उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो कल फिर हम मिलेंगे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, यानी मंडे मिलेंगे. एक्चुअली संडे को ऑफ रहता है हमारा. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मी नुजहत सना साइनिंग ऑफ.